All right. So, students, in today's class, we have to finish this chapter. So, this one is the concluding part of this chapter, where we have to study first about numismatics. Do you know what is this numismatics? इसका क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? अच्छा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, बगल में ही लिखा है स्टडी ऑफ कॉइन्स। मतलब अब भी नहीं बता पाओगे, लोग नकल करना भी छोड़ दिए हो, हमें लग रहा है, जब से घर पे बैठे हो, है ना? सो न्यूमिस्मैटिक्स सिंपली मींस द स्टडी ऑफ कॉइन्स। अब हम बात करते हैं कि कॉइन्स का कैसे स्टडी होता है और कॉइन्स कैसे आए, अर्लीस्ट कॉइन्स कैसे हुआ करते थे। तो सबसे पहली जानकारी जो आपको हम बता दें वो ये है कि द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ही सबसे पहले सिक्के पाए जाने शुरू हुए। इसके पहले सिक्कों के रेफरेंसेस तो आते हैं, मतलब मुद्राओं के रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन सिक्के नहीं मिलते। जैसे कि सबसे पहला जो रेफरेंस आता है वो आता है करशापण का, जो शायद सिक्का रहा होगा, सोने का, चांदी का, ये सब सिक्के होते थे। तो करशापण का जिक्र आता है लेटर वैदिक ग्रंथों में, लेकिन वी डू नॉट नो एग्जैक्टली एनीथिंग, और वी हैव नॉट रिसीव्ड और फाउंड डिस्कवर्ड एनी ऑफ दैट करशापण। इसी तरह से निष्क आता था, निष्क, उसका भी हमारे पास सिर्फ नाम मिलता है, वो सिक्का नहीं मिलता। जो सिक्का हमें सबसे पहले आर्कियोलॉजिकली मिलते हैं उन्हें कहा जाता है पंचमार्क्ड कॉइन। क्या कहा जाता है? पंचमार्क्ड कॉइन। मतलब वो सिक्के हुआ करते थे, इनके ऊपर कुछ पंच लगा होता था, छिद्रित सिक्के या आहत सिक्के इन्हें कहा जाता था। इन पे कुछ निशान बने होते थे, इंग्रेविंग्स होती थी। अब एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर सिक्कों के बारे में जो है ये समझ लो कि ये अर्लीस्ट कॉइन्स पंचमार्क्ड होते थे। 6th सेंचुरी BCE के आसपास से मिलने शुरू हुए, उसके बाद मिले हैं, उसके पहले नहीं मिले हैं। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये बनते किसके थे? तो ये दो चीजों से बनते थे, चांदी और तांबा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। किन किन चीजों से बनते थे? सिल्वर और कॉपर, यही थे सिक्कों के प्रकार। अब सिक्कों की नीड क्यों थी, क्यों जरूरी थे सिक्के? मनी क्यों जरूरी होता है बताओ? जाहिर सी बात है, एक्सचेंज के लिए। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक सामान हम ले रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं, तो सामान से सामान तो पहले लिया जा सकता था, बार्टर सिस्टम हुआ करता था। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है। मतलब जो चीज हम देना चाहते हैं वही आप लेना चाह रहे हो, और जो आप देना चाह रहे हैं वो हम लेना चाह रहे हो। जब तक ये संयोग नहीं बैठेगा तब तक आप बार्टर सिस्टम का फायदा नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए कि हम आपको कपड़ा दे रहे हैं और आप हमें दालें दे रहे हैं उसके बदले में, तो जरूरी है ना कि हम कपड़े के बदले में दाल लेने के लिए तैयार हो। हमारे पास ना हो सकता है हमारे पास कपड़े के साथ साथ दाल भी हो, तो हम क्यों आपसे खरीदेंगे? हमें उसके बदले बदले में कुछ और चाहिए होगा, गेहूं चाहिए होगा जो आपके पास नहीं है। तो ऐसे में बार्टर सिस्टम बहुत फ्रूटफुल नहीं हो सकता था। डिवीजन ऑफ कमोडिटी, ये भी एक बड़ा इशू हुआ करता था। देन वैल्यू निकालना, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये भी भारी होता था कि चलो ठीक है, हम कपड़े के बदले में चलो अनाज ले भी ले रहे हैं, तो कितना लेना चाहिए? क्या 1 किलो कपड़ा के बदले में 1 किलो अनाज दिया जा सकता है, या क्या वैल्यू होगा? तो ये सब कुछ निकालने के लिए सिक्कों की, पैसों की, मुद्राओं की बहुत जरूरत थी। तो शुरुआत में जो कॉइन्स बने थे वो एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए बने थे। इज दैट क्लियर? सबसे पहले जो कॉइन्स मिले हैं उन्हें हम पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। इनके ऊपर निशान बने होते थे और ये सिल्वर और कॉपर दोनों के होते थे, पहले सिल्वर के बाद में कॉपर के। तीसरी बात, कॉइन्स इशू कौन करता था? तो उस दौर में ऐसा नहीं था कि कोई राज्य जो है वो इशू करेगा। कॉइन्स
राजा भी इशू करते थे, लेकिन राजाओं के अलावा मर्चेंट्स और बैंकर्स भी इशू कर सकते थे उस दौर में कॉइन। और सबसे पहले देखा गया है कि मर्चेंट्स और बैंकर्स ही कॉइन्स पहले जमा करते थे, ये यही इशू किया करते थे। ठीक है। द फर्स्ट कॉइन्स बियरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। शुरुआत में जो सिक्के बनते थे उन पर सिर्फ निशान लगा दिया जाता था, कोई भी ना उस पे नाम लिखा होता था और ना किसी व्यक्ति का चित्र होता था, ये ध्यान रखना। फूल पत्ती जैसा कुछ बना जरूर देंगे उस पे, लेकिन उस पर कोई राजा का चित्र नहीं होता था और कोई नाम नहीं लिखा होता था, कुछ लिखा नहीं होता था, अक्षर नहीं होते थे। अक्षर अक्षर लिखने की परंपरा और राजाओं का चित्र बनाने की परंपरा इंडो ग्रीक्स के द्वारा शुरू करी गई। तो सिक्कों पे सबसे पहली बार नेम्स और इमेजेस ये किसके जमाने में आए? इंडो ग्रीक्स के टाइम में आए। पहली बार गोल्ड कॉइन्स कब आए थे? सिल्वर और कॉपर तो बता दिया, बहुत पहले से थे, पंचमांक कॉइन्स के टाइम से। गोल्ड कॉइन सबसे पहले कुषाणों के द्वारा जारी किए गए, यानी फर्स्ट सेंचुरी सीई में। उसके पहले गोल्ड कॉइन्स नहीं होते थे। इज दैट क्लियर? तो याद रख लो इसको। होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हमें बहुत सारे रोमन कॉइन्स मिले हुए हैं, सोने के सिक्के मिले हुए हैं जो रोम से आते थे। अब आप अगर पिछले साल का याद कर रहे हो तो आपको याद आ गया होगा कि रोमन एम्पायर में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बताओ। अगस्टस। गलत जवाब। कॉन्स्टेंटिनोपल। वो कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कॉन्स्टेंटाइन, किंग कॉन्स्टेंटाइन। को हाँ, जो गोल्ड के सिक्कों का नाम था सॉलिडस। सॉलिडस शुरू करा था 75 लाइन्स का। यस। अच्छा, so this indicates a close connection between South India and Roman Empire. Coins were also issued by tribal republics. यहाँ तक कि जो ट्राइबल रिपब्लिक्स होते थे उन जनजातियों में भी सिक्के जारी किए जाते थे। जैसे कि पंजाब में योधे हुआ करते थे, पंजाब और हरियाणा के रीजन में ये ट्राइबल कम्युनिटी थी, लेकिन ये भी सिक्के चलाते थे। इससे पता चलता है कि बहुत सारे सिक्के इस दौर में चलना शुरू कर दिए थे। और गुप्त के काल में जो सिक्के जारी किए गए थे, पहली बात तो वो गोल्ड के थे और दूसरी बात बहुत प्योर थे। तो गुप्ता एम्पायर इज नोन फॉर इट्स। सर प्योर मतलब प्योर गोल्ड? जी, प्योर माने प्योर गोल्ड, बिना मिलावट के, खरा सोना। हाँ। These coins facilitated long distance transactions. इनकी वजह से, सिक्कों की वजह से बहुत दूर दूर से व्यापार हुआ करता था। 6th century onwards finds of gold coins favor, और ये 6th सेंचुरी तक चलता है। 6th सेंचुरी एडी की बात कर रहा हूं मैं, बीसी नहीं। 6th सेंचुरी बीसी में तो पंचमांक कॉइन थे। फर्स्ट सेंचुरी में गोल्ड कॉइन्स आ गए और उसके बाद लगभग 500 साल तक गोल्ड कॉइन्स खूब चले हैं। लेकिन 500 साल के बाद, यानी 6th सेंचुरी एडी के बाद से गोल्ड कॉइन्स मिलने कम हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ आता है कि धीरे धीरे करके जब सोने के सिक्के मिलने कम हो जाते हैं, इससे समझ में आता है कि शायद इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन करनी शुरू कर गई। ठीक है। अब इतिहासकार इस इश्यू पे थोड़े से डिवाइडेड हैं। कई लोग मानते हैं कि सिक्के इसलिए कम मिल रहे हैं क्योंकि अब उतना व्यापार नहीं चल रहा था, अब धीरे धीरे करके समाज जो है वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा था, इस वजह से। कुछ लोग इसके और भी कारण बताते हैं। आइए जानते हैं सिक्कों के कम मिलने का क्या कारण रहा होगा। कई लोग कहते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर के खत्म हो जाने की वजह से सिक्के कम मिलते हैं। आपको पता ही है कि वो 4th सेंचुरी के बाद से रोम पर जर्मनिक ट्राइब्स का हमला शुरू हो जाता है और इसकी वजह से जो है वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो जाता है, बाइजेंटीन एम्पायर बचता है। जब रोम का एम्पायर खुद
हमले की चपेट में है तो कहाँ उनके पास सिक्के बच रहे हैं कि वो बाहर भेजेंगे, पहले अपना देख लें। इसी तरीके से दूसरा कारण डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड माना जाता है। हमारे यहाँ पे जो दूर का व्यापार था वो बंद होने लगा था, खास करके जो हम ईरान को भेजा करते थे, रोम को भेजा करते थे, यूरोप में हमारे सामान जाते थे, वो बंद होने लगे, क्योंकि यूरोप में भी हमले जर्मनिक ट्राइब्स के शुरू हो गए थे, और दूसरी तरफ वही हमले हमारे यहाँ भी शुरू हो गए थे। 5वीं 6वीं शताब्दी तक आते आते हमारे यहाँ भी हूणों का हमला शुरू हो गया था, इंडिया में भी, जिसकी वजह से गुप्त एम्पायर खुद टूटने लगा था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी वो व्यापार प्रभावित हुआ, और मतलब खरीदने वाले भी और बेचने वाले दोनों ही प्रभावित हो गए। Others argue that the towns and the networks of trade began to emerge around this time, though finds of coins were fewer. और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, सिक्के कम पाए गए, इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही थी। कई लोगों का मानना है कि नहीं, इस दौर में इकोनॉमी हमारी बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी, हाँ बाहर के सिक्के हमारे पास कम आ रहे थे, इस वजह से हमारे यहाँ सिक्के कम बने, लेकिन दूसरी दूसरी धातुओं के सिक्के मिले। अच्छा, ये भी देखा गया है कि गोल्ड के सिक्के जो प्योर वाले थे, वो प्योरिटी धीरे धीरे खत्म हो गई थी, और नए सिक्के अब आने लगे थे जो कि इम्प्योर होते थे, उसमें मिलावट वाले होते थे, लेकिन सिक्के थे, ऐसा नहीं है खत्म थोड़े हो गया था। हाँ, ये देखते हैं कि राजपूत काल में आकर के और डिवाइडेड हुआ, और मुगल ये जब सल्तनत और मुगल काल आए, उस दौर में इकोनॉमी डिक्लाइन करी थी, और ये डिक्लाइन करने के पीछे कारण भी बहुत था। एक तो बड़ा कारण ये था इस दौर तक आते आते कि अक्सर करके जो मुस्लिम्स बाहर से आ रहे थे, जो है वो इन्वेडर्स थे, आक्रांता थे, वो लुटेरे थे, तो वो ढेर सारा सोना, यहाँ से चांदी, ये सब चीजें लूट करके ले जाया करते। अब आप मोहम्मद गोरी की बात कर लो, आप गजनवी की बात कर लो, आप जो है तैमूर की बात कर लो, नादिर शाह की बात कर लो, अहमद शाह अब्दाली की बात कर लो, ये सारे लोग क्या करने आए थे? इनमें से कौन ऐसा था जो देश में शासन करके गया? कोई नहीं। तो ये करने क्या आए थे? यहाँ पे चिट्ठी पहुंचाने। ये सारे के सारे सिर्फ लूटने आए थे, और भर भर करके हजारों हजार ऊंट लगते थे इनके साथ, जो है वो उस पे सोना चांदी मणिमाणिक के सब लूट करके ले जाते थे, सिक्के वगैरह। यहाँ से धान गेहूं थोड़े लेके जाए। तो इस तरीके से एक एक आक्रमणकारी 4 4 बार 6 6 बार, कोई कोई तो 17 17 बार अटैक कर रहा है, तो कितना कुछ लूट के ले जा रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि सिक्कों में कमी आनी थी, वो आई। एक और बात, इस दौर में आते आते कि नए प्रकार के मुद्राएं चलाई जानी शुरू हुई, जो बेहद घटिया किस्म की थी और बहुत कम वैल्यू की थी, जैसे कि फुलूस। फुलूस मतलब तांबे का सिक्का हुआ करता था, इतना घटिया वाला सिक्का होता था कि अगर ये भी ना हो तो आदमी को मुफलिस कहते थे। मुफलिस माने भिखारी, जिसके पास फुलूस तक ना हो। ऐसे ही एक शब्द, एक चीज आती है, वो है कौड़ी। कौड़ी शेल्स समंदर में मिलती है ये कौड़ियां, इसका इस्तेमाल तक सिक्कों के रूप में होने लगा था। लेकिन अब आप जानते हो कि कौड़ियां तो कौड़ियां होती, सोने के भाव थोड़े जाएंगे, लेकिन ये भी सिक्कों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। इनका वैल्यू बहुत ही कम था, और कम वैल्यू होने की वजह से आज भी आप देखो, कोई सामान ऐसा होता है जिसकी वैल्यू कम होती है, तो आप कहते हो तो 2 कौड़ी की चीज है। तो 2 कौड़ी क्यों 2 कौड़ी कहते हैं? कौड़ी कहां से आ गया? एक्चुअली कौड़ी भी सिक्के हुआ करते थे, और सबसे कम वैल्यू वाले सिक्के होते थे। दाम, हम कहते हैं इस चीज का दाम बताओ, तो दाम, बेसिकली दाम का मतलब मूल्य या कीमत नहीं होता। दाम एक प्रकार के सिक्के थे, तांबे के सिक्के हुआ करते थे, उनको दाम कहते हैं, ठीक है। तो पहले के लोग, उनके पास यही वाले सिक्के होते थे, तो बाजार में जाकर के वो कोई सामान खरीदते थे, तो उसके बदले में पूछते थे कि भाई बताओ कितना दाम देना है। तो दाम का मतलब वहां पे कीमत नहीं हुआ, दाम का मतलब सिक्का कितना देना है। बट आगे चल करके आप लोगों के टाइम तक आते आते अब लोग यही मानने लगे हैं। अगर आप पूछिए किसी से, आप चाहे ट्राई कर लीजिएगा, किसी से पूछिए कि दाम का मतलब क्या होता है, वो तुरंत बता देगा कि नहीं, दाम माने कीमत, वैल्यू।
प्राइस नहीं, दाम एक सिक्का है। जैसे हम कह रहे हैं इसका रुपया बताओ, तो हम ऐसे नहीं कहते ना किसी चीज का कि ये पेन मुझे खरीदना है और जाकर के दुकानदार से कहूं कि इसका रुपया, इसका दाम कहूंगा, क्योंकि आजकल दाम जो है वो बड़ा फेमस हो गया है, या इसकी कीमत बताइए, प्राइस बताइए, ये बन गया है सिनोनिम एक तरीके से प्राइस का। लेकिन दाम प्राइस का सिनोनिम नहीं होता, दाम कॉइन्स का सिनोनिम है, सिक्का एक प्रकार का। अरे ऐसे भी बोलते हैं कितने रुपए का है। हाँ ऐसे तो वही कितने दाम का है, मतलब उसका दाम बताइए, दाम दें हम आपको। दाम से अच्छा, दाम का भी एक छोटा भाई होता था, वो है दमड़ी, और छोटा होता था। तो कई कभी कभी हम कहते हैं ना किसी किसी को कि दमड़ी भर की अक्ल नहीं है, तो वो दमड़ी क्या है, वो बहुत घटिया वैल्यू है। तो आप सोचो ये दाम, दमड़ी, फलूस, कौड़ी, ये जो सिक्के थे, या ये जो है चलन में कॉइन्स थे, इनका इस्तेमाल वो मुस्लिम पीरियड में होना शुरू हो जाता है, मिडिवल एज में शुरू हो जाता है। तो इनसे समझ में आ जाएगा आपको, बड़े आराम से आप समझ सकते हो कि कहाँ गुप्तों के टाइम में सोना चलता था, कहाँ इनके टाइम में देख लो क्या चल रहा है। अच्छा, अब ये है गुप्त पीरियड के कुछ सिक्के जिनके नमूने आपके सामने रखे हुए हैं। ये है घुड़सवार प्रकार के सिक्के, इसमें राजा को घुड़सवार दिखाया गया है। ये फॉरवर्ड साइड है, ये रिवर्स साइड है, ये फ्रंट में है, ये बैक में है, मतलब ये सिक्के ऐसे ही होते थे। ये लायन स्लेयर, व्याघ्र हंता प्रकार के सिक्के हैं, समुद्रगुप्त के ने चलाए थे, बाघ को मार रहा है, इस तरह से बना हुआ है चित्र इसका। ये राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं, चंद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था सिक्का, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी, इन दोनों को अभी जो है इन दोनों को दिखाया गया है इन सिक्कों पे। इसका भी एक ओवर साइड है। और ये फैन टेल पिकॉक सिक्के, ये सारे सिक्के चला करते थे, इनको याद ध्यान रखो। देन कम्स डेसिफरिंग स्क्रिप्ट्स, जो पुरानी लिपियां थी उनमें अगर कुछ लिखा जाता तो उन्हें पढ़ा कैसे जाता है, और कौन था वो महान व्यक्ति जिसने इनको पढ़ने की पहली कोशिश करी। तो आपको बता दें, जेम्स प्रिंसेप इज द नेम ऑफ एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी who deciphered the Ashokan Brahmi in 1838। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लो। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहली बार 1838 में पढ़ा गया था। पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप। काम क्या था इसका? ये ईस्ट इंडिया कंपनी में मिंट में काम करता था, सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था, उसका अधिकारी था। जाहिर सी बात है, जब ये सिक्के बनाने में काम ही कर रहा है तो ये हमारे देश के बहुत सारे पुराने सिक्कों का स्टडी भी किया था, सिक्कों पे जो छोटे छोटे अक्षर लिखे होते थे उनका स्टडी किया था। तो इसने जो है बहुत सारे सिक्कों पे रिसर्च करके और कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स निकाले कि हाँ ये इन लेटर्स का क्या मतलब हो सकता है। फिर इसने अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की कोशिश करी और इत्तेफाक बढ़िया रहा कि कुछ एक इसको ऐसे भी सिक्के मिले जो कि इंडो ग्रीक्स थे, जिनमें ग्रीक और खरोष्टी दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ था, खास करके नॉर्थ इंडिया में। तो आप देखो, खरोष्टी और ग्रीक दोनों ही भाषाओं में अगर कोई चीज लिखा जाएगा तो ग्रीक तो पढ़ी गई है, मान लीजिए खरोष्टी नहीं पढ़ी गई है लेकिन ग्रीक तो लोग पढ़ते हैं, तो उसी ग्रीक भाषा के आधार पे खरोष्टी भाषा को पढ़ना आसान हो गया। जैसे कि अगर ये मैं लिख दूं, इसी तरह से आपके सामने लिखा आ जाए, तो आप ये भले ना पढ़ पाओ, ये तो आप पढ़ ले रहे हो ना। आप ये नहीं आपको पता है, लेकिन ये आपको पता है कि ये तो ए है इंग्लिश में, ठीक है। अब अगर इसी के ऊपर ये लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे अच्छा ये दूसरी भाषा में ए है या अ है, ठीक है। दूसरा, आप इंग्लिश में इस तरह से एक करते हो, आ बड़ा करने के लिए ए के ऊपर ऐसे एक लाइन खींच देते हो। यहां पर भी देखो, अ के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच दी गई इधर, तो ये भी हो गया आ। इसी तरह से बैठा बैठा करके उसको पढ़ने की कोशिश की गई। खरोष्टी और ब्राह्मी, ये दो स्क्रिप्ट ऐसे थे
जिन दोनों स्क्रिप्ट को पढ़ने में सफलता हासिल करी जेम्स प्रिंसेप साहब ने। यहाँ पर मैं आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट सिखा रहा हूँ। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो आपसे मैंने कल वायदा किया था कि आज आपको एक नई लिपि सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से आप देखो, ये आपको भेज दिया है तो आप इसे ट्राई भी करना। सब लोग कम से कम अपना नाम, अपने घर में जो लोग हैं उनका नाम लिखना आप इसमें सीखो, इस लिपि में। उसके बाद फिर आप 2-2, 3-3 अक्षर के शब्द बनाने सीखो। अगर आपने 5-7 दिन प्रैक्टिस की तो ये एक मजेदार चीज है आपके लिए। जैसे आप बहुत सारे गेम खेलते हो, ये भी आपके लिए गेम ही है, ठीक है। और आप इंजॉय भी करोगे और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, औरों को पे आप थोड़ा सा अपने अपने ज्ञान का धौंस भी जमाने लायक रह जाओगे कि आपको एक ऐसी लिपि आती है जो औरों को नहीं आती है। और नहीं आती है तो वो तो एक चीज है, आ नहीं सकती है, गारंटी इस बात की भी है, क्योंकि ये पढ़ाई कहीं नहीं जाती। आज आदमी फ्रेंच पढ़ेगा, जर्मन पढ़ेगा, ये ब्राह्मी पढ़ने जाएगा? ब्राह्मी का कहीं स्कूल देखा? नहीं। ये सिर्फ तब जब आप कभी आगे चल करके आर्कियोलॉजी पढ़ते हो तब आप सीख पाते हो। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी टुडे। तो बेटा देखो, ये अब कैसे लिखे जाते थे मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, पैटर्न समझने की कोशिश करो। ये दिख रहा है आपको? ये एक लाइन खींचने के बाद इनमें से जो है दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा ये निकाल करके बनाना, ये अ होता था। और मात्रा कैसे लगती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो। मात्रा लगाने के लिए अ की मात्रा क्या होती थी? अ की मात्रा ये, मतलब आप ये लगाए, बड़ा हो गया। ये कहाँ लगा सकते हैं? ये लगाने के 2-3 जरिए हैं। या तो आप बीच में लगा सकते हैं, या ऊपर लगा सकते हैं, या नीचे लगा सकते हैं। जहां भी लगाएंगे ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखो। तो ये अ है, ये आ है, ये ई है, ठीक, 3 बिंदी वाला। और अगर ये बिंदी 4 हो गया तो बड़ी वाली ई हो गई। एल बना दिया आपने तो ऊ हो गया। और एल में फिर एक लाइन मार दिया, मैंने कहा था ना एक लाइन मारने से वो बड़ा वाला हो जाता है, डबल वाला। तो ये ऊ हो गया। ये एक्स आपने किया, ये री हो गया। और इसको बड़ा करना हुआ, इसी में बस इधर लाइन मार दो। अब ये जरूरी नहीं इतना छोटा सा हो, वो छोटा बड़ा कैसे भी आप करोगे, इधर लाइन खींचा, बड़ा वाला हो गया री। ई, छोटी ई लिखनी है तो आप इस तरह से छोटा सा यस बना दो। और बड़ी वाली लिखनी है तो भाई वही लाइन निकालना है, कहीं तो लाइन आप मारोगे, एक जगह आपने फिर देख देख करके लाइन लगा दी, हो गया। ए के लिए ये त्रिभुज बनाना है। ए के लिए वही सेम त्रिभुज बनेगा, लेकिन त्रिभुज के साथ साथ बाएं साइड में एक आप लाइन खींच दो। ओ, ओ ये है। अब जाहिर सी बात है इसमें ऑलरेडी लाइन खींची हुई है, ओ कैसे करेंगे? ओ के लिए फिर एक और लाइन डालो, तब जाकर के होगा। अंग, अंग वाली मात्रा वैसे ही है, अ लिख दिया और एक बिंदी लगा दिया साइड में, वो अंग हो गया। ऊपर बिंदी लगा दिया तो अम हो गया, अंग अम। समझ रहे हो? ए एन, ए एम। और अह की मात्रा वैसे ही है जैसे आज लगती है, आप देख लो। अच्छा, इससे कुछ आपको आइडिया लग रहा है कि आज की जो हमारी हिंदी है वो इसी ब्राह्मी से निकाली गई है। अगर आप देख रहे हैं ये, तो ये किसी जमाने में अ होता था, ठीक। फिर ये अ बनाने के लिए ऐसे 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 होने लगा, और फिर आगे चल करके ये सिर्फ पहली जो पहला है दूसरा उसके बाद के, जैसे अ आ ई वैसे सेम ही है, मतलब एक एक मात्रा बड़ी है बस दोनों में। हाँ हाँ हाँ, ये स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से अब क ख करना है। तो देखो बेटा, इसमें क होता है ऐसे, क माने काट देना, ऐसे काट दो बस, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, ये प्लस किया हो गया क। ये ब्राह्मी में था। अच्छा, आप सोचोगे ऐसा क्यों करते थे वो? देखो, ब्राह्मी जब लिखी जाती थी तो वो लिख अक्सर करके पत्थर पे लिखा जाता था, छेनी हथौड़ी से लिखा जाता था। तो आप जानते हो ना, उसमें बहुत ज्यादा ये टेढ़ा मेढ़ा ये तिरछा ये करने की गुंजाइश होती नहीं थी। आप गोला वोला नहीं मार सकते उसमें बहुत ज्यादा। तो वो सीधे सीधे लाइन से ही काम करते थे। अब जब हमें पेन से लिखना हुआ तब तो हम चाहे जितना गोला लगा ले। आज के जमाने में हमारे पास बहुत आसान है गोला मारना, लेकिन तब नहीं था। तो वो सीधे ऐसे ऐसे कर देते थे। ये हो गया क। आ की मात्रा सबको पता है, बगल में निकाला, आ हो गया, देख रहे हो?
तो क में ऊपर निकाल दिया, का हो गया। की करना है, ई की मात्रा कैसे लगती है, वही का आप लिख दो और का लिखने के बाद ऊपर उठा दो, तो ये हो गया की छोटी वाली, और इसी को 2 बार उठा दो तो हो गया की बड़ी वाली। देख रहे हो, ये मात्रा सीखने की बात है। मतलब साइड में एक निकल रहा है तो वो आ हो रहा है, निकलने के बाद ऊपर चला जा रहा है, ये निकला और ऊपर गया, ई हो गया, 2 बार गया, की ई डबल ई बड़ी ई हो गया। ठीक है, कू। अब देखो ये एल जैसा था ना, यानी नीचे के साइड में निकल रहा है। ध्यान रखना इसमें, अगर आपको कू लिखना है तो आपने ये किया और नीचे के साइड में एक निकाला। यही चीज आगे चल करके अगर कू करना है, बड़ा वाला करना है, तो नीचे 2 हो जाएंगे। ठीक, तो ये तरीके थे जो है ये बनाने के। आप इसको यहां पर लगा सकते हो, नीचे भी ऐसे एक लाइन खींच सकते हो, जहां आपकी मर्जी हो। मतलब तरीका यही है, वेरिएशंस के साथ। री, री ऐसे ही लगता था, री लगाने का तरीका आज भी वही है। ठीक है, आज जैसा ही लगता था। और ए इसके लिए आपको क्या करना है, ए और ए की मात्राओं पर ध्यान रखेंगे कि ए के लिए आपको बाएं निकालना है। ऐसे आपने क लिखा और क लिखने के बाद अगर आपने इधर खींचा तब तो ये का हो जाएगा, लेकिन क लिखने के बाद आपने इसको लेफ्ट में खींचा तो ये के हो जाएगा। ठीक, इधर आपने 2 खींचा तो बड़ा वाला एक ही में का हो जाता है वैसे। अब इधर अगर आपने 2 खींचा तो ये ए हो जाएगा। और को करने के लिए क्या करना होगा, बस वही चीज चल रही है। आपने ये क लिखा और क को आपको अब ओ करना है। ओ करने के लिए आप पहले इसे का बनाइए और फिर इसमें का के बाद ए बनाइए, माने दोनों साइड में आपको निकालना है। क के बाद दोनों साइड में अगर आपने एक एक लाइन खींची तो वो हो जाएगा को, और बाएं वाले साइड में 2 लाइन खींच दी तो वो हो जाएगा कौ। कं के लिए बस वही एक बिंदी मारना है, कम करना है तो एकदम ऊपर बिंदी मारना है, और अ के लिए तो बगल वाला है ही। ये तरीके हैं लिखने के। अब जैसे आपने ये क पे लगाया वैसे ही आप ख पे लगा सकते हो, ग पे लगा सकते हो, किसी पे भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क के साथ ख ग ये सब क्या है। तो यहां पर आप देखिए, ये है क, ये है ख, तो जैसे आपने ये लिखा ख, अब ख में आपको बनाना है खा, एक लाइन मारा इधर, खा हो गया, है ना। खी, तो एक ऊपर कर दिया, खी, दिख रहा है। बस यही करना है आपको, मात्राएं जैसे जैसे हमने बताया वैसे ही लगेंगी सब में। ये ग है तो ये हुआ आपका ग, ये हो जाएगा गा। ठीक है, ऐसे आपने कर दिया तो हो जाएगा गे, और इस तरह से है, ऐसे बना हुआ है गो। बस ऐसे ही आपको करना है, उसी में मात्राओं को जोड़ते घटाते जाना है। तो ये आप ब्राह्मी लिपि सीख जाएंगे। मात्राओं का इस यहां से आप ध्यान रखिएगा कि किस में क्या लगाया जाता है। और ऐसे ही इसे आप लगा सकते हैं। तो ये आपका, अच्छा इन्हीं से आगे चल करके देवनागरी बना। कैसे, आप देखो ये क था, आगे चल करके इसी क को थोड़ा ऐसे कर दिया गया और फिर चल करके इसी क को ऐसे कर दिया गया। दिख रहा है, ये उसका डेवलपमेंट है। ऐसे ही आप ग पकड़ लो, तो पहले ऐसे ग होता था, फिर ऐसे ग होने लगा, और फिर ऐसे ग होने लगा। ज्यादातर इसी तरह से कुछ बनाए गए हैं। कुछ नए तरीके से भी बनाए गए हैं, इसमें भी कोई दोरा नहीं, सब वैसे नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये समझ में आया सबको? सर मुझे एक क्वेश्चन था। Yes, sir. हाँ बताइए बेटा।
यस सर वो जो फर्स्ट लाइन का है, वो सर जो है फर्स्ट लाइन का लास्ट सेकंड जो क्वेश्चन मार्क टाइप का है सर, वो क्या है? ये वाला री री ओके सर। ल लिखते हो ना, ये देखो ऐसे ल और उसमें री लगा है, री। ओके सर। अभी आप ढूंढोगे तो इसमें ल भी वैसे ही मिलेगा आपको, ये देख रहे हो, इट्स लाइक दैट। तो ये री इसको कहते हैं, री 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 री। और फिर उसके बाद बाकी ए ए ओ औ आइए, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अशोक के इंस्क्रिप्शंस का इंटरप्रिटेशन कैसे, व्याख्या कैसे हुई? तो सब लोग कम से कम अपना अपना नाम आज लिख करके देखना, ट्राई करना क्या आप लिख पा रहे हो इस पुरानी प्राचीन लिपि में। और जब ये आप लिखने की स्थिति में हो जाओगे, तब किसी दिन हम आपको लेके चलेंगे, स्क्रिप्ट पढ़वाएंगे भी आपसे। आप खुद अशोक की जो है स्क्रिप्ट को पढ़ करके देखिएगा, मैं आपको स्क्रिप्ट भी भेज दूंगा। हम लोग जब कभी भी ऐसे घूमने जाते थे, तो जब कभी हमें इस तरह के शिलालेख वगैरह मिलते थे, उसकी फोटोज रखते थे। वी ट्राई टू रीड इट वंस अगेन। तो आपको भेजूंगा, आप पढ़ के देखना, आपको क्या इसमें पढ़ाई आपके समझ में आती है। आई हैव सेवरल। अशोक का नाम किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं मिला है, ये पहली बात तो आप ध्यान रखो कि नेम ऑफ अशोका इज नॉट मेंशन इन हिज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। बल्कि उसे हर एक इंस्क्रिप्शन में देवानाम पीएम बताया गया है, यानी बिहोल्ड बिलव्ड ऑफ गॉड्स, या पियदस्सी यानी प्लीजेंट टू बिहोल्ड। देवानाम पीएम और पियदस्सी यही लिखा गया है। देयर वर फ्यू इंस्क्रिप्शंस व्हिच आल्सो रेफर्ड किंग अशोका। केवल कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं, कुछ मतलब क्या, दो टो हैं। कहां पे? गुर्जरा और मास्की, कर्नाटका में। तो वहां पे वो माइनर शिलालेख हैं, उस पर जाकर के माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, उसमें अशोक का नाम मिलता है। और उसके बाद देवानाम पीएम पियदस्सी अशोक दीप वंश और महावंश में मिलता है, जो कि श्रीलंका में लिखे गए ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। तो उन श्रीलंका के ग्रंथों और साथ में ये मास्की से मिला हुआ जो अभिलेख है, उनसे, उनके आधार पे हम जान सकते हैं, मान सकते हैं कि जहां कहीं भी पियदस्सी लिखा है वो अशोक के लिए लिखा होगा, ठीक है। सब में यही वाले टाइटल हैं। तो सर, हाँ बेटा। सर अभी आपने बोला श्रीलंका में, लेकिन अशोक तो वहां पर उनका वो था ही नहीं, उनका तो उधर ही था, साउथ तक ही। श्रीलंका में उन्होंने अपनी बिटिया को भेजा हुआ था, संघमित्रा को, और बाद में कहते हैं कि अपने लड़के महेंद्र को भी भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। श्रीलंका में उनका राज्य नहीं था, श्रीलंका से दोस्ती थी ना। जैसे मोदी साहब कभी कभी इजराइल जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि उनका राज्य वहां चलता है, दोस्ती है। एंटीओकस तक से दोस्ती हुआ करती थी, जो कि जो है वो ग्रीक रूलर हुआ करता था। तो ये इनके बहुत दूर दूर तक के रिलेशन था। सीरिया वगैरह में, सीरिया में था ना वो एंटीओकस, तो जिसके पास अशोक अक्सर करके जो है कुछ भेजना मंगाना ये सब रहता था, तो इनके फॉरेन रिलेशन होते थे अच्छे खासे। सो बाय एग्जामिनिंग द कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज एंड पैलियोग्राफी, इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ये सब सेम रूलर्स के थे, यानी अशोक के थे। तो ये तो रहा इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का तरीका। अब एक पॉइंट और आता है इसमें बड़ा जरूरी सा, आज खत्म हो जाएगा ये, कि लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की क्या लिमिटेशंस है? तो पहली बात तो लेटर्स ही बहुत फेंटली इनग्रेव्ड हैं। दूसरे इंस्क्रिप्शंस ज्यादातर डैमेज हो गए हैं, लेटर मिसिंग हैं, हमें एग्जैक्ट मीनिंग का नहीं पता चलता। और उसके बाद कई कई हमें केवल फ्रैक्शन में मिले हैं, पूरा क्या लिखा था वो मिला ही नहीं है, ठीक है। और जो मिले भी हैं वो सिर्फ राजा की बात बताते हैं, कॉमन पीपल क्या झेल रहे थे वो नहीं पता चलता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक इंस्क्रिप्शन की लिमिटेशंस में आती हैं। रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सब इंस्क्रिप्शन में आते ही नहीं है। दूसरी बात, राजा कितना भी बुरा हो, अपने बारे में तो बुरा लिखवाएगा नहीं। तो जो लिखने वाले थे वो हमेशा राजा की तारीफ ही लिखते थे। इससे ये भी नहीं पता हम कह सकते कि राजा बहुत अच्छा ही होगा इंस्क्रिप्शन में लिखा है तो, क्योंकि वो तो उसने लिखवाया, अपने आप को कौन बुरा कहेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन पूरी तरह से वैलिड नहीं है, सारी जानकारी वो नहीं दे सकते, बट हाँ, टू सम एक्सटेंट दे आर क्वाइट यूजफुल।
So this is all for today. In next class we'll see something more, we understand, and we continue the next chapter. We'll start the next chapter actually. Okay.